हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से एक पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। आरआरबी एएलपी 2024 में जो पेपर हुआ था 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, उसका सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चंस को रोक कर पहले खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 60% 120 में जो आ जाए तो संख्या वह संख्या होगी जो इस संख्या का 60% कितना होगा? क्या बोला कि किसी संख्या, जैसे कि इसको कई तरीके से किया जा सकता है। 2 तरीका बताऊँगा मैं आपको। पहले एक तो पहला तरीका है कि किसी संख्या का 60%, संख्या मान लेते हैं x है, इसका 60% 120 में जोड़ा जाए, 120 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या x प्राप्त होती है। ठीक है? तो यहाँ से आप घटाएँगे तो ये 0 चला जाएगा, तो 6x/10, ये x इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 120, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस 4x, क्योंकि ये एलसीएम आएगा नीचे 10। मैंने क्या किया, 10 ये माइनस 10 में ये 4 आ गया, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 120, और ये क्या चला जाएगा, इससे 0 से 0, सॉरी 0 से 0 नहीं जाएगा, ये 120 है। ठीक है, माइनस से माइनस चला जाएगा, 4 से 4 तिया 12 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300। अगर आपसे संख्या पूछा गया होता तो आप 300 बताते, लेकिन आपका 60% पूछा है तो 300 का 60% कितना होगा, 18 होगा। क्या होगा, 18, यानी कि 180 आंसर होगा। 300 का 60% मैंने क्या किया, 300 का 60% ऐसे निकाला, 0 से 0 चला जाएगा, 2 जीरो, तो आप इसको ओरली भी कर सकते हैं 180। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख के किया, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो ये नहीं लिखता, क्योंकि बोला जा रहा है कि 160 में 120% जो 120 जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या होगी। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि 40% का वैल्यू ही कितना होगा, 120 होगा मेरे भाई। अगर 40% का वैल्यू 120 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 300 होगा, और 300 का 60% कितना होगा, 180। यानी कि इस क्वेश्चन को पेन फ्री भी किया जा सकता था, है कि नहीं? तो ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत, तो इसलिए मैंने लिख कर समझाया है। अब बोला गया है कि एक त्रिभुज जिसमें डीईएफ के समरूप बीई इस टू ईएफ 1:4 है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको साइड का रेशियो दिया हो तो एरिया का पूछे तो आप कुछ नहीं करते हैं, आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 अनुपात क्या होगा, 4 चौका 16। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ बीई पहले है, यानी कि त्रिभुज एबीसी का एरिया ये 1 होगा और डीईएफ का एरिया 16 होगा। और आपसे उल्टा पूछा है, डीईएफ पहले पूछा है, तो 16:1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा एबीसी का और ये डीईएफ का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती है, तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब आपको बताना है कितने दिन में। जैसे ये करते कैसे हम लोग, मान से चलते हैं मेन है, एमडीएच फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, 48 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, क्या है, वुमेन है कितना 40, और ये 9 दिन में कर रहे हैं। तो मेन से वुमेन का अगर रेशियो हम बात करें तो क्या आएगा, 8 पंचा 40, 8 छः का 48, ठीक है, 5 से 5 चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 वाला ऊपर चला जाएगा और 2 वाला नीचे। यानी कि हमें ये पता चल गया मेन से वुमेन का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो इससे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा, टोटल वर्क, अगर आप टोटल वर्क निकालेंगे तो किसी भी इक्वेशन में पहले में या दूसरे में रखकर निकाल सकते हैं। मैं दूसरे में रखकर निकालता हूँ। 40 महिलाएं हैं और एक महिलाएं काम कितनी कर रही है, 2 यूनिट, और काम कितने दिन चल रहा है, 90 दिन तक। ये टोटल काम है। अब बोल रहा है कि आपको 4 पुरुष, तो 4 पुरुष कितना काम करेगा, 4 तिया 12, और फिर 6 महिलाएं, 6 महिलाएं कितना काम करेगी, 6 महिलाएं 12। तो इसको आपको सॉल्व करना है, 40 गुना 2 गुना 90 डिवाइड बाय 24। तो 4 3 से जा रहा है, तो ये 8 से जा रहा है, 8 24, 8 पंचा 40, ये 3 से 30 बार में, तो 10 इंटू 30, तो 300 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नहीं, 10 इंटू 30, कहीं पे कुछ गलत हुआ क्या, 40 इंटू 2, ये 24 है, 40 इंटू 2 इंटू, सॉरी यहाँ 9 दिन ही है, ठीक है, मैंने यहाँ
90 लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा। तो यहाँ 9 होगा और ये 9 होगा, तो ये यहाँ से 3 बार में कट जाएगा। तो 15 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, जब उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको जैसे परसेंटेज दिया है तो आप डायरेक्ट 100 मान सकते हैं। तो जैसे अपनी आय का 30% बचाता है, तो यानी कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए रही होगी, तो इसका मतलब है वो 70 खर्च कर दे रहा होगा, 30 रुपए बचा रहा होगा। 100 का 30% ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकम है, इनकम जिसको आय बोलते हैं हम लोग, और ये व्यय है जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ये बचत है यानी कि सेविंग है। ठीक है मेरे भाई, अगला सेंटेंस बोलता है कि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर इसका 20% निकालेंगे तो ये 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है अगर वो पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी कि पहले अगर 3 बचत करता था, अब 20% बढ़ के बचत हो रहा है, तो इसका कितना, 30 का 20% बचत निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 रुपया। कितना आएगा, 6। 30 का 20%, 30 गुना 20/100, ये तो और किया जा सकता है। तो अब देखेंगे कि हमको इसको इक्वल करना, 20 रुपया ये है, 6 रुपया ये है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, 14 रुपया कर रहा होगा। अब यही पूछा है कि वो अब कितना अधिक, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है उसके बचत में। तो कितना वृद्धि हो गया है, 14 का, और बचत व्यय कितना है रियल में, 70 इंटू 100 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 70, एक जीरो चला जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 20% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याएं का एलसीएम 84 है, यदि संख्या 3:2 के अनुपात में संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहला तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सारा का सारा ऑप्शन 5 का मल्टीपल है। तो अगर आपको इस तरह से दिया हो तो आप एक बात समझें कि जो इसका कोफिशिएंट होगा वो उसका एचसीएफ होता है, यानी कि अगर हम नंबर बोले इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स नंबर होगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम तो वो नंबर तो होता ही होता है, और साथ ही साथ जो एक कोफिशिएंट होता है वो भी एलसीएम होता है। ये हमारा एलसीएम होगा, और एलसीएम दिया हुआ कितना है, 84। कितना दिया है मेरे भाई, 84। तो 6 को कितना बार में चला जाएगा, 6 से, 6 का 6 6 का 84, 14 बार में। तो हमारा पता चल गया कि वो कितना है, 14 है। तो अब आपसे नंबर पूछा है, तो नंबर आपने क्या माना था, 2x और 3, तो 14 पंचा 70 आपका क्या हो जाएगा, 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70, 14 पंचा 70। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलेंगे। ठीक है, एक वीडियो का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 256 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। गोला जो होता है उसको बोलते हैं स्फेयर। गोले का ये क्या हो रहा आज, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है मेरे भाई 4πr²। ठीक है, अब आपसे यही पूछा है, आपको व्यास पूछा है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, 256 पाई, और ये कितना है 4πr²। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 6 और 4 6, और कितना बच जाएगा 1, 64। तो r² का वैल्यू 64, तो r का वैल्यू कोई बता देगा कितना होगा, 8 हो जाएगा। और आपसे व्यास पूछा है, तो हड़बड़ी में आप 8 ना लगाकर 8 नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि व्यास इसका क्या होता है, 2d इक्वल टू क्या होता है 2r। तो 8 दूनी 16 क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रेडियस को ही 2 बार ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, व्यास निकलता है। अब बोला गया 36 1/6 का क्या मान क्या है। एक बात आप ऑप्शन से भी नजर डालें, तो क्या कभी भी रूट 36 हो सकता है, इसका वैल्यू तो 6 होता है। 36 लिखा होता तो इसके ऊपर 1/2 होता, तब तो रूट 36 होता। तो ऑप्शन से ये तो चला गया, ये नहीं हो सकता। अगर इसका वैल्यू कभी भी 1 आ सकता है, तो कोई बच्चा बोल देगा कि नहीं 1 नहीं आ सकता। तो अब देखना है क्या ये 2 आ सकता है या 6 1/3 आ सकता है। तो 2 अगर किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान के चलते हैं 36 के ऊपर 1/6 लिखा है, इसका मतलब क्या है
कि ये नंबर इस तरह से है 36, यानी कि इसको ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें 6 में से 1 निकालना होता है। लेकिन अब अगर ध्यान से इसको देखेंगे, इसका अगर हम लोग फैक्टर करने लगे तो क्या होता है, 2 गुना 3 6, फिर 2 गुना 3 6, बस इससे ज्यादा फैक्टर ये हो नहीं पाएगा। अब इसमें से 6 निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, तो 6 का 1/6 का क्या दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, 6 का स्क्वायर दिख रहा है, और साथ ही साथ इस पर 1/6 पावर है, रूट पावर को 1/6 लिख सकते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 6 पर पावर 1/3 आएगा। 2 कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक 3 भी है, 3 होना चाहिए आंसर में। ठीक है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, क्योंकि 2 भी आंसर नहीं हो सकता है। बाकी सॉल्व तो मैंने बताया कैसे करना है। अब बोल रहा है कि अमिता अपनी बहन से अमिता अपनी मित्र अमिता से 2 वर्ष बड़ी है। अब जैसे-जैसे देखिए, एज वाला क्वेश्चन बोलेगा तो आपको सेंटेंस पढ़ते जाना है और उसको सॉल्व करते लिखते जाना है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे अमिता लिखा है, तो मैंने अमिता लिख दिया, ठीक है। और अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, अमृता है ये, अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, और ये x है, तो ये x+2 है। अमिता के पिता की आयु अमिता से दोगुनी है। तो पिता जो फादर साहब हैं, फादर किसका, अमिता का, इसका 2 टाइम्स, यानी कि 2 × x+2। उसके बाद क्या है, अमृता की बहन उसकी आयु की दोगुनी है। अमृता की आयु उसकी बहन की दोगुनी है। अगर ये दोगुनी है तो उसकी बहन जो होगी, अमृता की बहन क्या होगी, ये x/2 होगी। इसी का 2 गुना करेंगे तो ये x आएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है और बोल रहा है कि अमिता और के पिता और अमिता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर, यानी कि इस दोनों के बीच में 43 का अंतर है। तो अमिता और अमृता की आयु में कितना अंतर है, अमिता और अमृता की आयु में कितना अंतर है। तो ये सारी चीजें तो बस कहानी है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा होगा, बड़ा लग रहा है आपको, इसका डिफरेंस पूछा है तो कोई बता देगा कि x में से x चला जाएगा तो आंसर 2 होगा। ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 2 ईयर आंसर होगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ और पूछता तो हम इसको सॉल्व भी करके निकाल सकते थे, लेकिन आंसर में पहला लाइन से ही आपके क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। 2 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब दोनों की एज का डिफरेंस कितना होगा, मात्र 2 साल होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करते रहेंगे, ठीक है। 1 बार 3 बार लाइक करना है ठीक है, 2 बार नहीं करना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। यदि किसी आंकड़ा समूह का माध्य 65 है, बहुलक 23 है, तो अनुभवजन्य सूत्र का प्रयोग करते हुए, एक बार नहीं, रेलवे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। अनुभवजन्य सूत्र या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ये मोड जो होता है, मोड यानी कि बहुलक जो होता है, क्या बहुलक जो होता है वो क्या होता है, 3 गुना माध्य का, यानी कि 3 × मीडियन माइनस 2 × माध्य, यानी कि मीन। ठीक है, तो आपसे क्या दिया है कि आपको बहुलक 23 दिया है, आपसे पूछा है क्या, माध्यिका पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ माध्यिका को m, कुछ भी x भी मान सकते हैं, माध्यिका भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मेंटली भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 65 दूनी 100 कितना हो जाएगा, 130, 2 × 65 कर दिया। ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 153 = 3 × माध्यिका। ठीक है, ये 3 से चला जाएगा 51 बार में, तो आपका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा, 51। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, एग्जाम में आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। अब बोला गया कोस 45 डिग्री tan 30 डिग्री प्लस इतना का वैल्यू निकालिए। तो कोस का वैल्यू आपको पता होगा मेरे भाई, क्या होता है, 1/45 का 1/√2, और ये क्या है, डिवाइड में tan 30 कितना होता है, tan 30 √3 होता है, और cos 30 कितना होता है, 1/√3। ये भी 3 ही होता है, एक मिनट मैंने उल्टा लिखा, cos tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3, और cot 30 भी कितना होता है, 1/√3। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, अगर आप याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, ये √3 कॉमन यही आ जाएगा, इसका एलसीएम, तो ये क्या होगा, आपस में पलट जाएगा, तो इसका आंसर 1/√2 × 2, और ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर,
तो 3/2√2 कौन सा ऑप्शन है? 3/2√2 आपको डी नंबर आंसर दिख रहा है, तो डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बोला कि दो कक्षाएं ए और बी हैं, यदि 7 छात्रों को ए से कक्षा बी में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा बी में छात्रों की संख्या ए के छात्रों की दोगुनी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। यदि तीन छात्रों को कक्षा बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है, दोनों कक्षा में छात्रों की संख्या समान हो जाती है, तो दोनों कक्षा में छात्रों की धनात्मक अंतर क्या है? आपको मानना है कि कक्षा मानते हैं ए में ए स्टूडेंट है और बी में बी स्टूडेंट है। आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, मैं वही मानता हूं ताकि वेरिएबल मानने के बाद आपको दिक्कत ना हो। अब बोला यदि 7 छात्रों को कक्षा ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, तो ए से 7 छात्र क्या हो रहे हैं? बी में चले जा रहे हैं और बी में 7 छात्र बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा बी में छात्रों की संख्या ए के छात्रों की दोगुनी होगी। ये कितना होगा? दोगुनी होगा। यदि 3 छात्रों को, दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, यदि 3 छात्रों को कक्षा ए से 3 छात्रों को कक्षा ए से 3 छात्रों को कक्षा बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है, बी से 3 निकले और इसमें ऐड हो गए, तो बोला कि ये समान हो जाता है। तो आपको इसको, ये यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, आप आंसर कर देंगे। तो मैं कर रहा हूँ 2a और यहाँ से क्या आएगा? -b और ये -14 इस साइड आएगा तो क्या होगा? 21। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो a - b इज इक्वल टू कितना होगा? -6। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं हम लोग, a - b -6। अब साइन चेंज होगा तो क्या होगा? ये 1 माइनस ये प्लस, ये प्लस, ये b से b कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब 27 यहाँ पे रखेंगे या फिर 27 आप यहाँ पर रखेंगे तो 27 इस साइड आएगा -b इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये इस साइड आके क्या होगा? 27 इस साइड आएगा तो प्लस में होगा और 27 जब इस साइड आएगा तो कितना होगा? 2733। तो माइनस इस साइड भी होगा, माइनस इस साइड, तो कलर कट जाएगा। और 27 और 33 का अगर आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप क्या बता देंगे? 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं। पहला व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय पर बाद उनकी दूरी 4 किलोमीटर रह जाएगी? तो आप इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चंस बहुत आसान है, बशर्ते आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है कि 56 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ही रह जा रहा है, तो कवर कितना कर रहा है? तो 52 किलोमीटर क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और आपको पता है कि जब एक आदमी इधर से आ रहा है, दूसरा आदमी इधर से आ रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड में ऐड हो जाता है स्पीड। तो एक का स्पीड 12 किलोमीटर है और दूसरे का कितना है? एक का 12 है, दूसरे का 14 है, तो 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो आपको पता है कि टाइम जब रह जाता है, क्या निकालना है? तो कितने टाइम जब निकालते हैं हम लोग, तो स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो रिलेटिव स्पीड में दोनों ऐड हो जाएगा। तो 12 और 14 कितना हो जाएगा? 26। तो 26 दूनी 52, यानी कि 2 घंटा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 100 का वो उसे कितने कितने का लाभ हो रहा है? 118 का। तो यानी कि कह रहा है कि आप ये समझें कि जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मतलब कुछ ऐड करते हैं तो प्रॉफिट आता है, लेकिन प्रॉफिट में भी कभी-कभी डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो फिर आपका सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट बोला है कि 18%, यानी कि कोई चीज़ ₹100 में खरीद के ला रहा है और उसको 18% नहीं कि 118 में बेच रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 18% का। इसका यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका सेम है। तो आपको पता है कि 118 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको मेरे भाई? कितना दिया है आपको? आप बता देंगे 826। तो ये बेसिकली कटता हुआ नजर आ रहा है इससे। तो आपसे 100 यूनिट का पूछा है तो क्या करेंगे आप? 826 डिवाइड बाय 118 और ये 100 का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये किससे कटता हुआ दिख रहा है? किसी से कटता हुआ दिख रहा है? 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 7 बार में ये पूरा पूरी कटता हुआ नजर आ रहा है। 7 56 7 7 और 5 12
और ये 7 बार में कटता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि 700 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 700 रुपया होगा। मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट जो इसका सेलिंग प्राइस है और इसका मार्क प्राइस है वो सेम है, तो अगर उस और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया रहा होगा तो प्रॉफिट उसको होके कितने में बेच रहा हो, 118 रुपए में, 118 यूनिट में बेच रहा होगा, यानी कि 118% में बेच रहा होगा। 118 का वैल्यू 826 दिया है, 100 का आपको वैल्यू निकालना है जो कि 700 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बोला गया इसको सॉल्व कीजिए। आप अगर पिछले सेट को लगाए होंगे तो उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या क्या होता है, उसमें क्यूब वाला था, इसमें स्क्वायर वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में बनता हुआ नजर आएगा, नीचे में या तो a प्लस बी बनता हुआ आएगा, अगर a प्लस बी होगा तो आंसर आपका क्या होगा, a माइनस बी होगा, क्योंकि a इंटू बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे में a माइनस बी बनता हुआ नजर आए तो इसका आंसर a प्लस बी होता है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ये a प्लस बी है 168, तो जब इसको आप इसमें से घटाएंगे तब ये 1.68 आएगा, तो प्लस करना होगा तो हम जोड़ देंगे 432 इंटू 2.64, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 696 यानी डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, सही भिन्नात्मक रूप, यानी कि 6.4646 इस तरीके से चल रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, 6 पर ये एक बार लगा हुआ है, यानी कि रेकरिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये 4646 रिपीट हो रहा है। जब भी इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, जितना नंबर लिखा हो, जिस टोटल नंबर लिखना है 646, और जिस पर बार नहीं लगा हो, रेकरिंग नहीं लगा हो, उसको हम लोग हटा लेते हैं, और साथ ही साथ नीचे ये डेसिमल हटता है तो 2 9 आता है। ठीक है, अब 600 कितना हो जाएगा, 640/99 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित, ये दिख रहा है ग्राफ आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। एक निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न दुकानों द्वारा एक सप्ताह में बेची गई कई वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। यदि दुकान बी ने 1250 वस्तुएं तथा दुकान सी ने इतने रुपए वस्तु बेचे, तो दुकान सी ने बी की तुलना में कितने परसेंट, यानी कि अगर ये ग्राफ नहीं भी हो तब भी आप बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको बी का वैल्यू दिया है, बी कितना बेच रहा है 1250, और सी कितना बेच रहा है, सी बेच रहा है मेरे भाई 1500। तो बोल रहा है सी ने बी से कितने परसेंट अधिक वस्तुएं बेची, कितना प्रतिशत अधिक। तो आप तो एक तो ये है कि इसको घटाएं, 250 आएगा, और ये 120 का कितना परसेंट है, ठीक है, 1250 का कितना परसेंट है, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर ले। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर, तो 25, 125 दूनी 250, तो 20% क्या आ रहा है आपका, करेक्ट आंसर आ रहा है, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी आप इसका रेशियो लेके भी कर सकते हैं। दिया गया है कि एक घन सेंटीमीटर मार्बल का भार 25 ग्राम है, 28 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक घनाभीय ब्लॉक का भार इतना किलोमीटर, ब्लॉक की लंबाई कितनी है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई कि आपको क्या दिया है, घनाभ का 1 घन सेंटीमीटर, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर मार्बल का भार कितना है 50, यानी घन सेंटीमीटर से ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको यहाँ वॉल्यूम निकालना होगा घन का। तो घन का वॉल्यूम क्या है, घन घनाभ होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि आयतन क्या होगा, आयतन, इसका आयतन होगा, तीनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 28 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर है, और आपसे इसका लंबाई पूछते हैं, तो लंबाई हम लोग एक्स एल मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज भी रहेगा, ये इधर उधर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लीकेशन में। और बोला कि ये वॉल्यूम इससे निकलेगा, ठीक है, इससे वॉल्यूम निकलेगा, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारा पता क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा किलोग्राम में आएगा, ये ग्राम में आएगा, तो हम लोग को इसको भी क्या करना है, ग्राम में बदल लेना है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 25 से हम लोग काट देंगे, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 8 जो होता है, इसको 1000 लिख सकते हैं, तो ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 7 दिख रहा है, 7 चौक 28, 7 एक 7, 4 कितना आ जाएगा 4,
16 से, ठीक है 4। तो हमारा एल का वैल्यू कितना आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो आंसर भी क्या होगा सेंटीमीटर में, 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर दिखाने का दिखावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाट का गलत उपयोग करता है जिससे 2 ग्राम लिखा होता है लेकिन वास्तविक भार कम होता है, यानी कि गलत होता है। दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। अब क्या किया, दुकानदार लगाया दिमाग, बोला कि अब हम पैसा वैसा से नहीं कमाएंगे, हम वजन ही कम देंगे। आपने देखा होगा इधर कि चीजें जो आती है कम हो गया क्वांटिटी उसका। तो जैसे अभी ऑयल वगैरह है तो उसका क्वांटिटी क्या कर दिया गया, रेट कम नहीं हुआ, क्वांटिटी कम हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या है 25% का लाभ है, तो यानी कि 100 का सामान कितने का हो रहा होगा 125 का, यानी कि वो 100 रुपए में कोई चीज खरीद के ला रहा होगा 125 में बेच रहा होगा, ऐसा करके होगा। क्वांटिटी के केस में क्या करेंगे आप, इस 125 के कारण ही उसको क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो इसी का वैल्यू, इसी का दाम वो ले रहा है 200 ग्राम का 125, तो वो लेकिन वो खरीद के कितने में ला रहा होगा 100 का, तो 100 का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे 200 बटा 125, ये एक का आएगा और फिर 100 का निकालना है, तो ये आपका क्या होगा ग्राम निकल जाएगा। तो 25 125 50 25 50 सवा 100 25 चौका 100, 5 से ये 40 बार में, तो वो दे कितना रहा होगा, मात्र 160 ग्राम ही दे रहा होगा मेरे भाई। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बनिया ने दिमाग लगाया और उसने ये किया कि 200 के ग्राम जगह 160 ग्राम कम दे रहा है और वो प्रॉफिट 25% का कमा ले रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन से है, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन को फील कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई दुकानदार कम दे या ज्यादा दे। जैसे आप गए कोई चीज खरीदने के लिए दुकानदार के पास, तो मान के चलिए वो नापने के टाइम में 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है, 100 ग्राम एक्स्ट्रा चला गया, तो आप आइडिया लगाएं कि वो आपको कितने परसेंट का छूट या डिस्काउंट दे रहा है या आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब चीजें आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। 7/5 जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे तो आपको एक बात समझना है कि ये आपका अमाउंट क्या रहा होगा, ये आपका प्रिंसिपल रहा होगा और ये क्या हो रहा है अमाउंट हो जा रहा है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 2, और ब्याज जो है 2 मिल रहा है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है 5, साल कितना है 4, और आपसे पूछा है क्या, रेट पूछा है आर इंटू पी इंटू आर इंटू 100 बटा, आपको पता होगा फॉर्मूला पी आर टी बटा 100 करते हैं हम लोग। तो 20 पंचा 100, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 10। मैं चाहूँ तो पी आर टी नहीं भी लगाऊं तब भी आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे, आप कहेंगे कि एक क्या है कि 2 का ब्याज मिल रहा है 5 पे, तो 40% होगा, 40% 4 साल में हो रहा है, तो हर साल 10% का ब्याज लग रहा होगा। ये क्वेश्चन को भी पेन फ्री किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है कि प्रेक्षणों की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका जब भी पूछे तो आपको करना क्या होता है, नंबर को पहले एक सीक्वेंस में लगाना होता है, फिर मिडिल टर्म ढूंढना होता है, वही आपका मीडियन यानी कि माध्यिका होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है, यानी कि 7 नंबर इधर रहे होंगे, 7 नंबर इधर, यानी कि बीच वाला 8वां नंबर हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम लोग को दिख रहा है 20, और 20 कई बार है, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 3 3 3 4 और 5, 5 बार तो हमारा 20 दिख रहा है। ठीक है, 5 बार 20 दिख रहा है, उसके बाद क्या होगा, 20 के बाद 21 22 दिख रहा है क्या, नहीं 23 दिख रहा है, और 25 दिख रहा है, 25 के बाद 25 के बाद 25 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 30 दिख रहा है। आप देखेंगे 8वां नंबर आपको चाहिए था, तो 25 के बाद क्या है, और देखें तो 25 23 एक बार है, 20 1 2 3 4 5 6, 20 कितने बार है भाई 6 बार है। तो 8वां नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर हमारा 25 होगा, और 25 ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी कि आपको पूरा नंबर अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जितना नंबर तक पूछा गया है सिर्फ उसको आप अरेंज कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। 27 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट, अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बहुत जल्द सारा सेट करवा दूंगा मैं। ठीक है,
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।